हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो है हर सब्जेक्ट के आपको थोड़ी थोड़ी वीडियोस प्रोवाइड किए हैं और ज़्यादातर जो कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर कि ऑडिट की जो है जल्दी से वीडियोस प्रोवाइड करी जाए, तो हम उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, उसकी भी जो है जल्दी से आपको पार्ट्स में जो है वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 1 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल की जो यहाँ पर जो भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में जो है ज़रूर से जाकर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है उसको एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये दो वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेटजिक अलग है और यहाँ पर मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, ये दो वर्ड्स अपन को समझने हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जो है एक्चुअली होता क्या है, तो इसका मीनिंग और इसका नेचर अपन दोनों सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके बाद जो है स्ट्रेटजी जो हर प्रकार से बनाई जाती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो कॉन्सेप्ट वगैरह अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही इम्पोर्टेंस यानी कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अगर अपन लगाते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों एक स्ट्रेटजिक जो है यहाँ पर लगाई जाती है, एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की अपन को ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही उसकी लिमिटेशंस भी अपन देखने वाले हैं। इसके बाद जो स्ट्रेटजिक इंटेंट जो कि पिछले सिलेबस में भी आपके था, मतलब जो है मई 24 से पहले वाले सिलेबस में भी आपके था स्ट्रेटजिक इंटेंट, पर इसमें जो है एक नया जो आपके पॉइंट ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, उसको भी अपन अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी चीज़ नई ऐड होती है उसकी जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपने एग्ज़ाम में आने के, तो वो चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न भी करनी है और समझनी भी है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक अपने पास आता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितने लेवल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन पर काम करते हैं। तो ठीक है, वो तीन चीज़ें अपन देखेंगे, तीन लेवल पर ये काम होता है, एक कॉर्पोरेट लेवल, एक बिजनेस लेवल और एक फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि चैप्टर में अपन क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग और नेचर उसका देखेंगे, फिर इसके बाद उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो एक नया टॉपिक अपन देखेंगे स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक्चुअली में क्या होता है, और फिर जो है लास्ट में अपन स्ट्रेटेजिक लेवल देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल पर स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो वो तीन अपन जो है लेवल देखने वाले हैं, आगे एक एक करके उनको पढ़ने वाले। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर चलते हैं कि एक्चुअली में स्ट्रेटेजी होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बताया गया है कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो जैसे आप अपना जो सीए कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको जो कुछ क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो कि बिजनेस से रिलेट करते होंगे। ठीक है, तो उनके यहाँ पर कॉन्सेप्ट, बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया, जिसके बारे में अपन आगे जाकर अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने की ज़रूरत है, और साथ ही में जो अपना प्रोफेशनल कोर्स है उसमें हर सब्जेक्ट की अपन को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए भी जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपने लिए एक अलग से सब्जेक्ट रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो बना किस किस वर्ड से है, तो यहाँ पर दो वर्ड सीधे से निकल कर आते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेटजी और सेकंड है यहाँ पर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वर्ड है जिसमें जो है अगर इसको कंबाइन कर दिया जाए तो अपने पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट निकल कर आता है। तो ये जो टर्म मैनेजमेंट है इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटजी से पहले आपको मैनेजमेंट जो है अच्छे से समझना होगा। वो आपको आगे बढ़ते हुए समझ में आ जाएगा कि क्यों मैनेजमेंट पहले ज़रूरी है, फिर उसके बाद में क्यों स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन उसके बाद में आता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को समझते हैं अपने इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यहाँ पर एक तरह से कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ये एक की ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और ये लोग जो छोटे मोटे लोग नहीं होते, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ठीक है, उन मेंबर्स को अगर अपन एक साथ देखें तो उनको बोलते हैं अपन की ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। और इनका काम क्या होता है, ये जो है जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं उसके क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं। इंचार्ज इन द सेंस मतलब वो जो है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। उनके जो है जो भी काम रहता है, ठीक है, अफेयर्स से रिलेटेड वो सारे काम वो की ग्रुप ही देखते हैं। ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट की कैटेगरी में अपन रखते हैं। और इनका एक्चुअली में काम क्या होता है, ये जो अफेयर्स है इनका तो देख रेख वो करते ही है। इसके अलावा इनका काम मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एंटिटी को ऐसा बनाए, यानी कि मेक पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी। मतलब
किसी पर्पसफुल वर्क के लिए और जो एंटिटी है उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये अपना पूरा काम करता है। और साथ ही में जो है ये क्या करते हैं, जो भी डी ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज रहते हैं जैसे कि मैन, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, इन सभी डी ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं और उनको जो है एफिशिएंट तरीके से किस जगह लगाया जाए वो सारे काम जो है ये मैनेजमेंट ही करते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो ये आपके बुक में दी हुई है, ठीक है, वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर नॉर्मली दो डेफिनेशन अपन को गिवन की गई, ए वाली सबसे पहले इसमें से अपन पढ़ने वाले। तो बोला गया कि इट इज़ यूज विथ रेफरेंस टू की ग्रुप। मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट पर्सन उनको अपन की ग्रुप का नाम रहते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या करते हैं, वो इंचार्ज रहते हैं जो भी कंपनी के अफेयर्स रहते हैं, एंटिटी के अफेयर्स रहते हैं, उनको देख रेख करने का, उनको संभालने का। ठीक है, और इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेशन में वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो टास्क अपना परफॉर्म होना है, जो टास्क का जो एंटिटी का पर्पज़ है और उसके लिए जो काम किए जाने हैं वो पर्पसफुल डायरेक्शन में हो, साथ ही प्रोडक्टिव भी हो। ठीक है, तो ये अपन ने उस चार्ट में भी देखे हैं, तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये क्या करते हैं मेनली काम, कि जो टास्क के अलावा जो अपने पास रहते हैं, जो भी काम रहते हैं, ठीक है, उस डी ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को जो है, जैसे कि मैन, मटीरियल, ठीक है, मैन, मटेरियल, मनी और मैन पावर या फिर टेक्नोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें वो एक साथ लाते हैं और उसको जो है एक पर्पसफुल डायरेक्शन देते हैं कि किस जगह उसको लगाया जाए ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ये काम अपने की एक ग्रुप ऑफ मेंबर कहते हैं जिसको अपन जो है मैनेजमेंट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका काम क्या होता है कि जो भी यूनिफाइड फंक्शन होता है कंपनी का, मतलब एक तरफा जो भी काम होना होता है, ठीक है, उस एक तरफा काम को वो इंश्योर करते हैं कि वो एक तरफा ही हो। ठीक है, वो डिफरेंट अलग अलग जगह में ना बढ़ जाए, तो इसलिए जो है ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को सौंपी जाती है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बिकम अ यूनिफाइड फंक्शनिंग सिस्टम, यानी कि एक तरफा ही वो सिस्टम ऐसा बनाए कि एक तरफा ही सारे फंक्शन हो। और जो डाइवर्स रिसोर्सेज है, ठीक है, अलग अलग जो रिसोर्सेज बटे हुए हैं अलग अलग जगह पर, उनको एक साथ लाकर उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना इस मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो डेफिनेशन नंबर 1 है वो अपन ने समझ लिया है। इसके बाद जो है सेकंड डेफिनेशन अपने पास आती है। तो बी वाले पॉइंट में अपन को बताया गया कि जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा फंक्शन है या फिर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंटर रिलेटेड जो है सारा काम होता है। अब ये इंटर रिलेटेड काम कौन कौन से हैं, ये फंक्शन कौन कौन से हैं, ये प्रोसेस कौन कौन सी है, वो मैंने यहाँ पर नीचे दे रखी है। कि सबसे पहले प्लानिंग की जाती है किसी भी काम को करने से पहले, फिर जो एंटिटी रहती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है, फिर एक स्टाफिंग का जो है काम किया जाता है, मतलब एक स्टाफ बैठाया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है, उसके हर एक ब्लॉक में जो यहाँ पर स्टाफिंग की जाती है। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर अलग रख दिया, मार्केटिंग का अलग रख दिया, तो इस तरह से अलग अलग जो है स्टाफिंग की जाती है। फिर उनको काम आता है यहाँ पर डायरेक्ट करने का, तो वो डायरेक्ट करने का काम भी मैनेजमेंट ही करता है। और फिर एंड में जो उनका काम होता है उसको किया जाता है कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो भी फंक्शन है, प्रोसेस है, वो एक इंटर रिलेटेड काम है जिसमें पूरा प्रोसेस से काम होता है, उनको देखने का काम भी मैनेजमेंट ही करता है। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है कैरीड आउट की जाती है बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैनेजमेंट कौन सा टर्म है जो अपन ने ए वाले पॉइंट में डिस्कस किया है, डिस्कस इन ए पॉइंट। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट कौन है, ये वही है यहाँ पर की ग्रुप ऑफ पर्सन हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं, उसके अफेयर्स को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है अपना बी वाला पॉइंट भी कवर होता है। तो अपन कवर करते हैं अपने मॉड्यूल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पर मैनेजमेंट टर्म है उसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है विथ रेफरेंस टू सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन एंड प्रोसेस। अब फंक्शन और प्रोसेस कैसे इंटर रिलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ होती है मैनेजमेंट की, वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जो डायरेक्टिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, फिर कंट्रोल किया जाता है। ये सारी जो भी यहाँ पर फंक्शनिंग होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उसको मैनेज करने का काम जो है यहाँ पर मैनेजमेंट का ही होता है। और ये जो मैनेजमेंट है इसका मेन पर्पज़ क्या रहता है, जो मेनली पर्पज़ रहता है कि जो भी यहाँ पर प्लान किया गया है वो पूरा पूरा सही से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ देखना जो है मैनेजमेंट का एक पर्पज़ होता है। ठीक है, और एंश्योर दैट व्हाट सो प्लान इज़ अचीव और नॉट। ठीक है, ये एक बार मॉड्यूल से भी मैं आपको कवर करा दूँ। लास्ट लाइन में यहाँ पर गिवन है कि मैनेजमेंट जो यहाँ पर ऑल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है वो डिटरमाइन करता है कि गोल्स, डिज़ाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन में है, और साथ ही जो एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज है, अलोकेशन उनका,
जो टास्क है वो सारे परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वो सारे जो है इंश्योर करता है और वो देखता है कि ये जो प्लान किए गए सारी चीज़ें वो अचीव हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से अपन समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है एक्चुअली में, और दो मीनिंग अपन ने इसके देखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर बारी आती है स्ट्रेटजी की, कि स्ट्रेटजी क्या होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी पर अपन नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी इससे रिलेटेड सबसे पहले अपन देखने वाले हैं। तो जब भी यहाँ पर अपन स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा कि 10 दिन में पास कैसे है उसकी स्ट्रेटजी, 20 दिन में रैंक कैसे लाएं उसकी स्ट्रेटजी, ठीक है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और जो है सबसे पहले अपन इस चार्ट से देखेंगे कि स्ट्रेटजी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये 10-20 दिन वाली आपको एक तरफ रखनी है और ये वाली स्ट्रेटजी आपको पढ़नी है। तो स्ट्रेटजी क्या होता है, स्ट्रेटजी एक तरह से जो यहाँ पर जो तरीके होते हैं जो अपन हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो तरीके ही जो यहाँ पर स्ट्रेटजी कहलाती है। अब इस स्ट्रेटजी को अगर अपन बिजनेस लैंग्वेज में कहना चाहें यानी कि, तो उसको अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। तो मॉड्यूल में 3 तरह के डेफिनेशन आपको स्ट्रेटजी की मिलेगी, तीनों एक एक करके अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो बात करती है कि स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी एक ऐसा तरीका यहाँ पर बताया गया है, ऐसा तरीका मतलब एक रिस्पॉन्ड करने का ऐसा तरीका है जो कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करना है आपको वो बताता है। साथ ही हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि हॉस्टाइल यानी कि जो अपने अगेंस्ट हो, अपने विरोधी हो, हिंदी में इसको प्रतिकूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए वो तरीके अपन को बताता है स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन नंबर 1 है वो आपको डिस्क्राइब करती है। इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 2 की, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी एक ऐसा तरीका है जिसमें अपन सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि अपनी मार्केट पोजीशन कैसे होने वाली है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या जो यहाँ पर किया जाता है, सबसे पहले कंडक्ट किए जाते हैं ऑपरेशंस, अट्रैक्ट किया जाता है किसको, कस्टमर्स को, और फिर उनको जो है अट्रैक्ट कर कर अपन सेटिस्फाई भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर उनको अट्रैक्ट करके सेटिस्फाई कर दिया जाता है तो फिर जो है अपन अपने कॉम्पिटिटर से आसानी से जो है कम्पीट कर पाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी कम्पीट सक्सेसफुली करने की जो है एक टेक्निक भी होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो अचीव करने का भी जो है एक तरीका स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा स्ट्रेटजी क्या होती है, तो जो मार्केट पोजीशन है सबसे पहले वो डिसाइड करने के लिए अपन को स्ट्रेटजी बनानी होती है। अब इसमें क्या क्या अपन को करना होता है, जो भी कंपनी के जो है यहाँ पर ऑपरेशंस है, जिस भी एंटिटी में जो भी एंटिटी है जिस भी फील्ड में वो जा रही है उसके ऑपरेशन सबसे पहले उनको करने होंगे। जिसका एक एग्जांपल भी अपन लेते हैं कि मान के चलो जियो है, उसको अपनी मार्केट पोजीशन डिसाइड करनी है, तो उसको क्या करने पड़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले अपने जो ऑपरेशंस है उसको सबसे पहले परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे कि जियो लॉन्च हुआ है, उन्होंने टावर्स वगैरह सेटअप किए हैं, फिर उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किए है अपने कस्टमर्स को और उन्हें सेटिस्फाई भी किया है। सबसे पहले अट्रैक्ट कैसे किया था, अट्रैक्ट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके किया था। फिर सेटिस्फाई कैसे किया था, उन्होंने जो फ्री डेटा है वो प्रोवाइड करके उन्होंने जो है उनको हैबिचुअल बना दिया, और सेटिस्फाई एक तरह से कर दिया कि अब जो है वो नेट ही नेट चलाने के लिए जो यहाँ पर वो हो गए, मतलब एक तरह से आदी हो गए, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, जो भी अदर कंपनीज है उनको कर दिया था कंपनी, जैसे कि जो एयरटेल थी वो फिर यहाँ पर मार्केट से बाहर हो गई थी, आइडिया वोडाफोन जो है मर्ज हो गई थी एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी अचीव किया था। जो क्या ऑब्जेक्टिव था, उनके गोल्स क्या थे कि वो एक तरह से नंबर 1 पे आ जाए और उनका टर्नओवर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से उनकी स्ट्रेटजी ये काम में आई थी और ये तरीके उन्होंने स्ट्रेटजी में देखे थे। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन जो दी जाती है स्ट्रेटजी की, उसमें बोला जाता है कि स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि स्ट्रेटजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है। अब ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट क्या होता है, मतलब एक ऐसा वे, एक ऐसा चिट्ठा, ठीक है, चिट्ठा अपन बोल सकते हैं या एक पेपर बोल सकते हो, ठीक है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा कच्चा चिट्ठा है जिसमें अपन जो सारी फ्यूचर के प्लान्स होते हैं वो सारे लिखते हैं, ठीक है। उसकी एक डिज़ायर इमेज अपन को पता चलती है, और वो जो अपन लिख रहे हैं उससे अपन को जो है फ्यूचर में अपन को जो भी करना है उसके बारे में मिलती है अपन को डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन की अपन को किस और जाना है वो सारी चीज़ें अपन को लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बताकर मतलब सॉरी बताता है वो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू। इसके बाद जो है अपन को जहाँ भी उस डायरेक्शन से पहुँचना है, मतलब जो भी डायरेक्शन अपन ने डिसाइड किए उसका जो अल्टीमेट पर्पज़ है किसी डेस्टिनेशन पर पहुँचना, वो भी अपन स्ट्रेटजी के थ्रू ही डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें अपन देखते हैं कि स्ट्रेटजी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट यहाँ पर है एक कंपनी का,
जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कंपनी आगे जाकर कैसी होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले एक डिज़ायर इमेज डिसाइड की जाती है कंपनी की, फिर उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि किस और उसको चलना है, ठीक है। फिर जो भी डायरेक्शन दिया जाता है उसका एंड पर्पस किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, तो डेस्टिनेशन भी डिसाइड किया जाता है। और फिर ये 4 चीज़ें की जाती है जो कि अपन मॉड्यूल में देखने वाले हैं, ठीक है। मॉड्यूल से पढ़ते हैं कि स्ट्रेटजी एक्चुअल में होती क्या है। तो 3 मीनिंग में सबसे पहली मीनिंग है कि जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहले जो स्ट्रेटजी टर्म है वो रिलेट करती है कि वो बताती है अपन को वेज कि बिजनेस आपको कैसे रिस्पॉन्ड, मतलब जो बिजनेस जो करना है आपको उसमें आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो वे ऑफ रिस्पॉन्स अपन को ये स्ट्रेटजी सबसे पहले बताती है। और उसमें क्या क्या अपन देखते हैं कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाए, और जो हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेज है यानी कि अपने अगेंस्ट जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है उनसे कैसे यहाँ पर डील किए जाए, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, अपने स्ट्रेटजी बताता है। इसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन में अपन ने देखा है कि स्ट्रेटजी एक गेम प्लान भी है। गेम प्लान जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक स्ट्रेटजी गेम प्लान की तरह, मतलब अपन पहले से डिसाइड करके रखते हैं उसमें अपन को क्या करना है, ठीक है। तो एक तरह से वो गेम प्लान है जिसमें अपन मार्केट पोजीशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। जियो का एग्जांपल अपन ने इससे रिलेटेड लिया है। मार्केट पोजीशन डिसाइड करते हैं, अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर जो कस्टमर्स रहते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। फिर उनको एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट करने के बाद उनको सेटिस्फाई भी किया जाता है। फिर जैसे वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है जो अदर कंपटीटर्स हैं उनसे compete किया जाता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव कर लिया जाता है, ठीक है। तो सेकेंड डेफिनेशन अपनी स्ट्रेटजी की इस तरह से कंप्लीट होती है। के बाद जो नेक्स्ट आती है अपने पास थर्ड डेफिनेशन स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी को बोला जाता है पर एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में इसीलिए बनाया ताकि आपको एक इमेज बन जाए दिमाग में और वो याद भी रहे, ठीक है। इसका जो सारा मैंने यहाँ पर जो है आपको चार्ट फॉर्म में यानी कि एक इमेज के फॉर्म में दिया है ताकि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास क्या बताते हैं, स्ट्रेटजी लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट है, ठीक है। ब्लू कलर का इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया, जो कि क्या डिसाइड करता है, एक डिजायर्ड इमेज, ठीक है। एक इमेज की फ़ोटो मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाई है। फिर इसके बाद जो है क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन कैसे बताता है, जैसे अपन सड़क पर जा रहे होते तो अपने पास डायरेक्शन बोर्ड वगैरह लगे हुए होते, वो डायरेक्शन बोर्ड मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया, ठीक है। इसके बाद क्या बताता है, आपको डेस्टिनेशन बताता है कहाँ पर आपको पहुँचना है। इसके लिए मैंने एक हाउस भी यहाँ पर बनाकर बताया, ठीक है, कि यहाँ पर अपन को डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। और इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर गिवन है, देखिए इन एग्जाम्पल कि कंपनी वॉट इट वॉन्ट टू बी, मतलब कंपनी क्या होना चाहती है, वॉट इट वॉन्ट्स टू बी, ठीक है, और वॉट इट वॉन्ट टू डू, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, हाउ इट वॉन्ट टू डू, और वो कैसे किया जाना चाहिए, और वेयर इट वॉन्ट टू गो, मतलब वो कंपनी जो है कहाँ जाना चाहती है। 4 चीज़ें जो है इस स्ट्रेटजी के टर्म में जो है अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, तो मैंने सिर्फ 4 वर्ड आपको दिए, ठीक है। ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, आपको जो है ये चारों लाइनें याद हो जाएगी। सबसे पहले बी और डी, जो रेड वर्ड में है यहाँ पर, बी और डी आपको याद रखना है कि जो बी डी अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ आपको कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, इसकी आदत भी लग सकती है। तो अपनी रिस्क पर देखें ये वाला एग्जाम्पल। तो बोला गया कि बी और डी, इससे आपको बी डी याद रखना है, और बी डी से आप क्या याद रखोगे, बी और डू, ठीक है, बी और डू। और इसमें जो है इसके बाद जो आपको याद रखना है हाउ और वेयर को, मतलब बीडी पीने कहाँ जाए और कैसे पिए, ठीक है। ये चीज़ आपको सीधी सी ध्यान रखनी है, बी डी कैसे पिए और उसको पीने के लिए कहाँ जाए। मैंने पहले आपको इसके लिए डिस्क्लेमर भी दे दिया, उसको ध्यान से सुनने में आपको, ठीक है। और बी डी से आपको ये जो वर्ड रिलेट करना है, वॉट रिलेट करना है, यानी कि वॉट कंपनी कंपनी यानी कि एंटिटी, वॉट इट वांट टू बी, वॉट इट वांट टू डू, हाउ इट वांट टू, तो वापस से भी रिपीट करता हूँ, व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू, हाउ टू डू, और वेयर कंपनी वांट्स टू गो, ठीक है। ये 4 चीज़ें ऐसे याद रखनी है आपको, बीडी कैसे पिए और कहाँ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। और इसको बुक्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, व्हाट इट वांट टू बी, व्हाट इट वांट टू डू, हाउ इट वांट टू डू, यानी कि हाउ टू डू ऐसे भी आप बोल सकते हैं, और वेयर इट वांट टू गो, कंपनी को कहाँ जाना है। ये 4 चीज़ अपन डिसाइड करते हैं अपनी जो स्ट्रेटजी उसकी डेफिनेशन में, ठीक है। अब स्ट्रेटजी अपने अभी तक इसका मीनिंग देख लिया, मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ क्या अननेसेसरी पार्ट को। अब यहाँ पर जो है अपने पास डेफिनेशन देखने को मिलती है अपन को, तो 2 अपने पास राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने जो स्ट्रेटजी उसकी डेफिनेशन अपने बुक्स में प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है इग्नोर एंसॉफ, ठीक है।
इग्नोर एनसफ के आप आगे जाकर जो है कुछ स्ट्रेटजीज भी देखोगे, मतलब जो है बहुत यहाँ पर अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको इग्नोर एनसफ के नाम से देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है विलियम एफ ग्लुइक जो आपके पास देखने को मिलते हैं, इन्होंने दोनों ने जो है स्ट्रेटजी की अपन को डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले बोला गया कि द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट that defines the essential nature of business that the organization has or plan to be in future। तो इसमें कहा जाता है कि एक कॉमन थ्रेड यानी कि एक मेन जो सूत्र है, यानी कि मेन जो रोल है बिजनेस में कि जो भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो सारी एक्टिविटीज़ अपन उद्यम में कवर करके चलते हैं, ठीक है, एक बिजनेस में। तो जो भी बिजनेस है, उसकी प्रोडक्ट मार्केट है, उसकी एक्टिविटीज़ है, उसमें जो मेन उसके नेचर को डिसाइड करता है, जिसमें यहाँ पर बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है। तो इसी को जो है एक अच्छी तरीके से यहाँ पर इग्नोर एनसोफ ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अपने पास विलियम एफ ग्लुइक की, ठीक है। उन्होंने बताया कि एक स्ट्रेटजिक है, सॉरी, एक उन्होंने डेफिनेशन के तौर पर बताया कि स्ट्रेटजी एक यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है और इंटीग्रेटेड प्लान है, ठीक है। यूनिफाइड मैंने आपको बताया एक ही वे में सारे रिसोर्सेज को लाना एक तरह से, और कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान जिसमें एक ही चीज़ों में सभी चीज़ें कवर की जाए, वो सारा प्लान जो यहाँ पर स्ट्रेटजी में कवर होता है। और वो एश्योर करता है दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है एंटरप्राइज के वो अचीव किए जा सके, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन अपन को दी हुई, इसमें से आप सेकंड वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं, थोड़ी इजी भी आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेटजी अपन ने देखी। स्ट्रेटजी एक एक्शन है कि जो भी रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज कैसे किया है, और मोबिलाइज करने के लिए जो भी डायरेक्शन रहता है ह्यूमन एफर्ट्स का या फिर बिहेवियर्स का, उनको कैसे डायरेक्ट किया जाए, ये सारे काम जो है यहाँ पर स्ट्रेटजी के थ्रू ही किए जाते हैं। और टू हैंडल इवेंट्स, प्रॉब्लम्स और परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़, टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स, मतलब ये सारे काम करने के लिए, कंपनी को सर्वाइवल के लिए, कंपनी के सक्सेस के लिए जो भी काम किए जाते हैं वो स्ट्रेटजी के थ्रू ही किए जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी के थ्रू ही देखा जाता है कि कंपनी की जो है अभी एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर की जाती है। इसीलिए अपन कहते हैं कि स्ट्रेटजी इज नो सब्सिट्यूट ऑफ साउंड एंड अलर्ट रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट काम कर सकता है वो एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट जो यहाँ पर हमेशा अलर्ट रहता है, साउंड रहता है, और उसी के कारण जो यहाँ पर स्ट्रेटजी में अपन वो जो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल और प्रोग्रामेटिक होती है, जो कि हमेशा अपन को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ सकती है। तो स्ट्रेटजी जो एक स्ट्रेटजी अपन बना लेते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, फ्लोलेस एंड ऑप्टिमल यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए जो है अपन को 3 लेवल पढ़ने पड़ते हैं कि 3 अलग अलग लेवल स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। तो उन्हीं एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने जो भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स है उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो कॉर्पोरेट लेवल फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर आता है, सबसे टॉप लेवल पर, इसके बाद जो डिविजनल लेवल आता है, और इसके बाद जो फंक्शनल लेवल आता है। तो इन तीनों लेवल पर जो है अपन को स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चला है कि ये जो 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी आगे डिटेल डिस्कशन भी अपन देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें कॉर्पोरेट लेवल पर, तो कॉर्पोरेट लेवल पर जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है वो टॉप मैनेजर्स के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि ये जो मेन एक्टिविटीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स वगैरह सेट करने होते हैं, वो सारे डिसीजन यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, जिसके बारे में आगे एक एक करके अपन अलग चैप्टर्स में भी डिस्कशन करेंगे, तो टॉप मैनेजर्स के द्वारा ये बनाई जाती है। और इनमें कौन कौन सी प्लान्स यहाँ पर डिस्कशन के मैटर यहाँ पर रहते हैं, तो एक्सपेंशन, ग्रोथ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये सारे जो आप आगे जाकर देखने वाले हो। अभी सिर्फ इसका एक ओवरव्यू आपको लेना है, ठीक है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन और टेक ओवर्स, अलग अलग जो है कंपनीज एक दूसरे को टेक ओवर्स करती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो कोई कंपनी जो एग्जिस्ट करती है पहले, ठीक है, उसको दूसरी कंपनी ने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया, तो उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन टेक ओवर। और मर्जर में जो है 2 कंपनी आपस में मिल जाती है, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर आपस से मर्जर कर लिया था। और न्यू इन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट वगैरह, ये सारे जाकर आगे जाकर अपन
एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो बात करते हैं अपन स्ट्रैटेजी की, तो नॉर्मली जो स्ट्रैटेजी है वो दो पार्ट की, मतलब दो तरह की होती है, उसमें दो एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड होती है। एक तो ऐसी चीज़ें जो अपन पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनका एंटिसिपेशन यहाँ पर किया जाता है, और उसके बेसिस पर उनको कैसे अपन कम कर सके, उसको कैसे अपन सॉल्व कर सके, ठीक है। तो उनके रिस्पॉन्स जो है पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है प्रोएक्टिव। और एक और टर्म यहाँ पर आती है रिएक्टिव, जिसमें अपन क्या करते हैं, जो चीज़ें अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, यानी कि जो करंट सिचुएशन में अपने पास प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको देखते हुए जो अपन रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन रिएक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से जो स्ट्रेटजीज है दो पार्ट की होती है ना, तो वो पूरी 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 प्रोएक्टिव होती है, क्योंकि सारी चीज़ें अपन एंटिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है जो कि करंट सिचुएशन में होती है और उसका जो है अपन प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोविड-19 अगर आप देखें, तो वो होगा यहाँ पर रिएक्टिव एक्शन, क्योंकि कोविड-19 को पहले से ही कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। पर इसके अलावा जो कोविड-19 के अलावा जो मार्केट में ग्रोथ वगैरह है, मतलब जो ट्रेंड वगैरह को एनालिसिस करते हुए, जो भी यहाँ पर ट्रेंड वगैरह को देखते हुए जो भी डिसीजन लिए जा सकते थे, वो प्रोएक्टिव रिएक्शन में आते हैं, ठीक है। क्योंकि उन चीज़ों को अपन ट्रेंड के बेसिस पर मैथमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस तरह जो स्ट्रेटजी रहती है, दो पार्ट में जो है, दो पार्ट का मिक्सचर होती है, पार्टली प्रोएक्टिव भी होती है, वो पार्टली रिएक्टिव भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर बोला गया है, देखिए कि जो स्ट्रेटजी है वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। मतलब किसी भी एक चीज़ को अपन पूरा यहाँ पर स्ट्रेटजी का नाम नहीं दे सकते कि स्ट्रेटजी पूरी ही प्रोएक्टिव है और स्ट्रेटजी पूरी ही रिएक्टिव है, ऐसा अपन नहीं कर सकते। इसीलिए जो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है उसको दो चीज़ों का मिक्सचर जो यहाँ पर बताया गया है। प्रोएक्टिव एक्शंस जो अपन पहले से ही प्रिडिक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। और ये काम किसका होता है यहाँ पर, ये काम जो है मैनेजर्स का होता है, कि ऐसी भी जो भी सिचुएशन जो फ्यूचर में हो सकती है, उनको पहले से ही प्रिडिक्ट करके उनके अगेंस्ट में आप क्या एक्शंस ले रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोएक्टिव में काम आती है, और वो जो है मैनेजर्स का पार्ट होती है। इसमें जो है वो देखते हैं कि कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये सारे प्रोएक्टिव एक्शंस में कवर होते हैं। नेक्स्ट अपने जो आती है यहाँ पर रिएक्टिव, यानी कि रिएक्शंस, रिएक्टिव स्ट्रेटजी, जिसमें अपन क्या देखते हैं, जो भी अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं या फिर फ्रेश मार्केट कंडीशंस में जो भी चेंज आते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो बिज़नेस का नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, हर बार चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि हर बार सेम सिचुएशन तो रहती नहीं है बिजनेस में, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कंपनी को जो है, एंटिटी को जो है रिएक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी जो है दो चीज़ों का ब्लेंड होता है, यानी कि मिक्सचर होता है। एक तो पार्टली प्रोएक्टिव भी होता है वो, और पार्टली रिएक्टिव भी होता है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बताया गया कि जो नेचर रहता है अपना, अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है, उसको कोप अप यानी कि उससे उभरने के लिए जो है कंपनी दोनों तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करती है। वो पार्टली प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी यूज़ करती है और रिएक्टिव स्ट्रेटजीज यूज़ करती है, ठीक है। सिंपल सा इसका मीनिंग ये है। तो इसका एक डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, देखिए, जिसमें बताया गया है कि कंपनी की जो भी स्ट्रेंथ वीकनेस है, जो भी कैपेबिलिटीज़ है उनकी, उसको काम करते हुए वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज जो है कवर करती है, और प्रोएक्टिव के साथ साथ वो एडेप्टिव रिएक्शंस यानी कि रिएक्टिव स्ट्रेटजी भी जो यहाँ पर लेकर चलती है, ठीक है। तो दोनों तरह के एलिमेंट जो है उसकी स्ट्रेटजी में अगर होते हैं, तो एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रेटजी यहाँ पर जो एक्चुअल स्ट्रेटजी जिसका नाम देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर बनकर सामने आती है, ठीक है। तो दोनों तरह के एलिमेंट्स एक किसी भी स्ट्रेटजी में होने चाहिए, तो ये जो है डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं, ये इसी डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अपन जो कवर करने वाले हैं, वो क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले एक जो यहाँ पर केस स्टडी दी हुई है उसको अपन देख लेते हैं। बोला गया कि एक केचप ब्रांड है, मार्क जो है मेक कर रहा है एक हेल्दियर केचप विथ लेस शुगर एंड प्रिजर्वेटिव टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर बाय लेटिंग पेरेंट्स फील सेफ अबाउट देयर किड्स कंज्यूमिंग केचप। और कैन दिस बी कॉल्ड स्ट्रेटजी, क्या इसको भी एक स्ट्रेटजी का अपन नाम दे सकते हैं। तो नॉर्मली बोला गया कि एक केचप ब्रांड ने क्या किया है, जो केचप है उन्होंने जो है उसको लेस शुगर रखा, यानी कि अपन कह सकते हैं एक तरह से शुगर फ्री रखा, ठीक है। शुगर फ्री तो नहीं कह सकते, लेस शुगर के साथ उसको रखा है, ताकि जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो अपने जो किड्स हैं उनके बारे में सेफ फील करे कि केचप जो कंज्यूम कर रहा है वो लेस शुगर के साथ यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, और उसको जो है शुगर वगैरह की बीमारी ना हो, ठीक है। तो इसको जो है क्या स्ट्रेटजी अपन कह सकते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए कि हाँ, इसको भी जो है अपन बिजनेस स्ट्रेटजीज में कवर करते हैं,
कि जो भी कंपटीशन है अपना, जो भी अपने कॉम्पिटिटर्स है उनसे फाइट करने के लिए, और जो है जो चेंज है एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको देखते हुए जो भी डिसीजन अपन लेते हैं उसको भी अपन स्ट्रेटजीज में कवर करते हैं। जैसे कि पीपल्स की जो है यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस को लेकर जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है उसको देखते हुए अगर आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, कि उनके पेरेंट्स सेफ फील करें, ठीक है, तो उसके लिए जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया है वो भी स्ट्रेटजीज का नाम ही अपन देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अपन निकल कर आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो एक तो फ़ायदे और एक नुकसान अपन दोनों के जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये एक मेन क्वेश्चन आपके बनकर आ सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसको भी जो है आपको सबसे पहले लर्न करना है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि पहले भी जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, वो दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर करता है। सबसे पहले जो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो क्रिएट करना, फिर सेकंड यहाँ पर आता है कंपनी को गाइड करना कि कैसे वो सक्सेसफुल हो सकती है। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और सेकंड आता है ये गाइड करता है कंपनी को कि कंपनी कैसे सक्सेसफुल हो सकती है विथ ऑल द चेंजेस ऑफ इन द इन्वायरमेंट, मतलब सभी चेंजेस को देखते हुए वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है इन अ राइट मैनर। ठीक है, तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, जिसको आपको लर्न भी करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं, देखिए ये भी इसी के बारे में आपको डिस्कस किया हुआ है, तो मेनली तो इसको ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ सकते हैं। पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको जो स्ट्रेटेजिक जो है मैनेजमेंट की डेफिनेशन गिवन की हुई है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन को भी आपको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे पहले आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही लिखोगे, क्योंकि उस वो जो है एग्ज़ाम में आपसे लिमिटेशंस भी पूछ सकता है, उसके बेनिफिट्स भी पूछ सकता है। तो उसमें सबसे पहले आपको जो प्रेजेंट करना होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन प्रेजेंट करनी होगी। ठीक है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बताता है? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है एक मैनेजीरियल प्रोसेस है, जैसे कि अपन ने देखा है कि ये पूरा काम जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है, जो कि की ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, जैसे कि ऊपर भी अपन ने देखा है। और इनका काम क्या होता है? स्ट्रेटेजिक विजन बनाना, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की सेटिंग करना, यानी कि सेटिंग मतलब उनको सेट करना कि क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्राफ्ट करना एक स्ट्रेटजी, उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर साथ में उसको इवेल्युएट भी करना, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने से ही पूरा काम नहीं हो जाता है, उसको देखना भी रहता है, मतलब देखना भी चाहिए उसको कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई, तो बोलते हैं अपन इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजी। और फाइनली जो इनिशिएट करते हैं अपन जो करेक्टिव एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब जो भी अपन इवेल्युएट किया है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, एडजस्टमेंट बोले तो उसमें चेंज की ज़रूरत है या नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, जो अपना सब्जेक्ट भी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है अगर अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना और इसको इम्प्लीमेंट करना एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो सर्वाइवल भी कर पाए और ग्रोथ भी कर पाए। सर्वाइवल इन द सेंस मार्केट में वो अपनी पोजीशन पर डटे रहे और साथ ही में उसको ग्रोथ भी मिले, ऐसी सिचुएशन जो है स्ट्रेटजीज बनाकर ही कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना सभी उसी में इंक्लूडेड है। पर जो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है उसके बेसिस पर जो है एक चार्ल्स डार्विन करके, ठीक है, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि जो भी सर्वाइवल है वो केवल इसी बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने फिटेस्ट हो, कितने लार्जेस्ट हो और कितने स्ट्रॉन्गेस्ट हो, मतलब इन तीन चीज़ों पर ही कोई किसी की सर्वाइवल यहाँ पर डिपेंड नहीं करती। उसको जो है जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनको भी अडेप्ट करना जो यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो उन्होंने कहा है कि जो फिटेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो लार्जेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, केवल वो ही यहाँ पर जो मार्केट है उसमें रह नहीं सकता, बट दोज हु कैन चेंज एंड अडॉप्ट सक्सेसफुली टू द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब जिन्होंने चेंज को अडॉप्ट कर लिया सक्सेसफुली, वही जो है इस बिजनेस टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में अभी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो
ये कुछ इनकी डेफिनेशन रही है। इस जैसा कि आपने देखा होगा कि बजाज स्कूटर्स जो कि पहले खड़खड़ 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 ऐसे करके चलते थे, ठीक है, आपको ध्यान होगा। और साथ ही में नोकिया फ़ोन भी आपने चलाया होगा, वीडियोकॉन के टेलीविजन पे पहले आते थे, ठीक है। तो इस तरह के जो ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये पहले तो अपनी होल्ड पोजीशन करे हुए थे अपने मार्केट में, यानी कि डोमिनेंट पोजीशन पर ये थे। पर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने जो चेंज मार्केट में होते गए उनको इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, जिसके कारण से जो है पीछे रह गए, ये अवॉइड हो गए सभी की नज़रों से। और इनको रिप्लेस कर दिया कुछ नई कंपनीज़ ने, ठीक है, जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है। तो इस तरह से जो इन्होंने काम किया है वो चेंज को जो है प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया था, जो चार्ल्स डार्विन का यहाँ पर कहना था, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी अपन ने पढ़ लिया है, और जो चार्ल्स डार्विन की डेफिनेशन है इसको भी आपको एमसीक्यू के पर्पज़ से अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि एमसीक्यू में भी ये पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं मेजर बेनिफिट्स, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, के मेजरली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो 4 चीज़ें डिसाइड करता है, ठीक है। आगे जाकर अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उनको डिफाइन करता है कि जो गोल्स वगैरह आप डिसाइड कर रहे हो, जो मिशंस वगैरह हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपके, उसको जो है एक तरह से वो डिफाइन करता है कि कैसे आपके गोल्स होने चाहिए, कैसे आपके मिशंस होने चाहिए। उसके बेसिस पर जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स को डिफाइन करने का काम अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है, ताकि कंपनी जो यहाँ पर आगे बढ़ सके, फ्यूचर में यहाँ पर ग्रो कर सके। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है कि स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो बेसिकली फोकस करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले से ही प्रोएक्टिव होकर चले। मतलब वो इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं देता कि वो रिएक्टिव हो, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जो भी फ्यूचर के अनसर्टेन एनवायरनमेंट है उनको पहले से ही प्रिडिक्ट किया जाए, और कंपनी जो है उसके बेसिस पर प्रोएक्टिव पहले से ही बनकर चले, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स आ पाए, ठीक है, उसके बेसिस पर ज़्यादा कंपनी को नुकसान ना हो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजन। अब आप देख रहे हो कि सर पूरा पूरा क्यों नहीं पढ़ा रहे हो आप, तो मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए केवल वो वही अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो है आप थोड़ा मन से भी बना कर आते हो इसके बाद, मतलब ये कीवर्ड लिखने के बाद, तो सफिशिएंट रहेगा थोड़ा, है ना, एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट अपन थर्ड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। ऑल मेजर डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कि आपने देखा हो कोई भी एंटिटी अगर मार्केट में एंटर कर रही है तो उसको जो है स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट देखती है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेना है। उसको स्टार्ट करने के बाद जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर उसको उसमें आगे बढ़ना है, कौन कौन से मार्केट्स को उनको टारगेट करना है, किस किस तरह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ उनको करनी है, वो सारे मेजर डिसीजन है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपने कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑल मेजर डिसीजन का प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो अपने पास फोर्थ पॉइंट की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो यहाँ पर एक फ्यूचर को फेस करने की ताकत देता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एज अ पाथ फाइंडर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन को गाइड करता है। तो फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट्स होने वाले हैं उसके बदले में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन को एक स्ट्रेटजी के तौर पर जो है गाइड करता है कि कैसे आप फेस करो फ्यूचर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास आ रहा है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है एक कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉरपोरेट तो आपको पता होगा, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जो भी मिस्टेक्स आपने की है, जो भी पिटफॉल्स है, ठीक है, ये एज ए आपकी गलतियाँ वगैरह जो भी है उसको एज ए डिफेंस मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। नेक्स्ट जो अपने पास एनहेंस करता है लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, की बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। और साथ ही में नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट अपने पास है कि डेवलप करता है सर्टेन कोर कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है कोर कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर भी एक अलग से टॉपिक इनका आप देखोगे तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है, और अपने इस वाले पॉइंट में आपको ज़रूर से इस वाले को इंक्लूड करना है अपने आंसर में, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास पॉइंट्स है, ठीक है, 4, 5 और छठा ये अपना था। तो 6 पॉइंट्स अपने पास जिसमें अपन ने सारे बेनिफिट्स कवर कर लिए हैं। तो इन सभी बेनिफिट्स को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं अपने पास, ये चार्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और कुछ जो हाईलाइटेड है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। तो अब जो अपन बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एक तरह से बेनिफिट्स अपन को प्रोवाइड करता है,
वो एक तरफ से जो है लिमिटेशंस भी कुछ अपन को देता है, उस एक एक लिमिटेशंस को अपन अच्छे से अब समझने वाले हैं। और ऊपर जो मैंने आपको पॉइंट यहाँ पर छुड़वाए, देखिए ये पैराग्राफ, इसको आप जस्ट रीड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में, वो मैंने आपको ऊपर ही पहले ही कवर करा दी, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर पढ़ाते जा रहा हूँ उसको जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है और उसको अच्छे से समझ के उसको लर्न भी करना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन कि जो एनवायरनमेंट है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है नेचर में और टर्बुलेंट है, ताकि क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना एक तरफ से अपने आप में डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब ऐसा क्यों होता है कि एनवायरनमेंट जो कॉम्प्लेक्स कैसे है, तो एनवायरनमेंट जैसा आपने देखा होगा कि कोई भी एनवायरनमेंट, ठीक है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। जैसे कोविड-19 वाली सिचुएशन आई, तो कभी भी एनवायरनमेंट जो है स्टेबल कभी भी नहीं रहता है, उसमें जो है हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए जो एनवायरनमेंट है उसको अपन डायनेमिक भी बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक एनवायरनमेंट जो होता है उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं चला है, मतलब जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको आपने अडॉप्ट नहीं किया है, तो आप जो है यहाँ पर फेलियर हो जाओगे। तो इसलिए जो है एनवायरनमेंट को समझना जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और टर्बुलेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसको जो फ्यूचर में जो कुछ भी होना है उसको अपन पूरा पूरा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन किया है, जैसे कि टू व्हीलर जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पर थे, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया था, ज़्यादा पुश देने के लिए जो है यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए थे, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स दिए थे, ठीक है, कंपनीज़ को, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनकी यहाँ पर बिक्री करो, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ था कि सेफ्टी रीजन्स के कारण जो यहाँ पर कस्टमर्स उसके कम हो गए थे, क्योंकि बैटरीज जो यहाँ पर उनमें जो है फायर लगने लग गई थी, मतलब जो वो बैटरी जल्दी फूक जाती थी और जल्दी से जो यहाँ पर फायर कैच कर लेती थी, जिसके कारण से जो है कस्टमर्स ने उसको खरीदना अवॉइड किया था। तो इसीलिए जो यहाँ पर इसी का एक एग्जांपल देकर बताया कि स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई थी कि आप जो अच्छे बेनिफिट्स उससे लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचोगे, पर टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के कारण, यानी कि जो ये बैटरी का फायर वाला इशू आया था, तो उस टर्बुलेंट एनवायरनमेंट को आप जो है प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिसके कारण से ये पूरी डिमांड जो है कस्टमर्स की गिर गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है जो एनवायरनमेंट है उसमें एनवायरनमेंट को समझना पूरा कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है, यानी कि अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो आता है यहाँ पर, कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब देखिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि आपने कल सोचा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बनाए और आज में जो है यहाँ पर या फिर एक महीने में आपने पूरा यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। क्योंकि स्ट्रेटजी जब भी बनाई जाती है एक एक हर चीज़ों को एनालाइज वाले किया जाता है, ठीक है, उसमें जो भी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं सभी को ध्यान में रखते हुए, सारे उसके जो भी इम्पैक्ट होने वाले हैं सभी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। और क्योंकि 3 लेवल पर अपन को वो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, तो ज़्यादातर इसमें जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को जो है यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है ताकि स्ट्रेटजीज बनाई जाए। यानी कि इसको एक तरह से पूरी तरह प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना पूरा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। इससे जो है क्या होता है, ये इफ़ेक्ट करता है अपने डेली ऑपरेशंस को, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अपने जो बिजनेस रूटीन है उस पर, ठीक है। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये अपने डेली ऑपरेशंस वगैरह उनको जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करता है। इससे जो है अपने डेली जो रूटीन बिजनेस के काम है वो भी जो इफेक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कॉस्टली प्रोसेस भी। अब वो कैसे है, मैंने आपको बताया कि उसमें चाहिए होते हैं ज़्यादा दिमाग वाले प्रोसेस, ठीक है, ज़्यादा दिमाग वाले लोग और ज़्यादा दिमाग वाली चीज़ें, टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। तो उसको हायर अपन को करना पड़ता है, साथ ही में और बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है, एनालाइज करने के लिए अपन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निक्स वगैरह ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत कॉस्टली हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है वो एक कॉस्टली प्रोसेस भी माना जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट के ऊपर एक टाइम आ जाता, सॉरी, कॉस्ट के ऊपर एक पॉइंट आ जाता है अपना, और एक पॉइंट आ जाता है टाइम के ऊपर। इन दोनों को आपको को रिलेट करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, कि जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है उसमें अपन जो कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि अपन जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन पढ़ रहे हैं, और दूसरे अपने कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इस तरह से जो उनका कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, इसको उस कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स को जो अपन समझ नहीं सकते, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी अलग बन रही है, उनकी स्ट्रेटजी अलग बन रही है। तो इस तरह से जो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स होने वाला है कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में, उसको भी जो है एस्टिमेट करना प्रॉपरली डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो इसका, कि एप्पल ने क्या किया था
जो चेंज किया था कि अब वो जो है यहाँ पर जो 3.5 mm का ऑडियो जैक है वो रिमूव करने वाले अपने फ़ोन से। तो ये उनका सोली सबसे पहला डिसीजन था कि सब मतलब जो कोई भी फ़ोन थे उनमें सबसे पहले जो इन्होंने एप्पल वालों ने जो है ऑडियो जैक को रिमूव करने का डिसीजन लिया था। ठीक, इस तरह से 4 पॉइंट अपन ने देखे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, फिर सेकंड टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस, दोनों को आपको साथ में रिलेट करते हुए पढ़ना है। और फोर्थ यहाँ पर अपने डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रेस्पॉन्स, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी अपने जो स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे वो भी स्ट्रेटजीज के थ्रू अपने प्लान कर रहे होंगे कि कैसे जो है कॉम्पिटिटर्स को अवॉइड किया जाए या फिर कॉम्पिटिटर्स को रेस्पॉन्स किया जाए। तो उनकी भी जो है अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसको एस्टिमेट करना, उनके कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स को एस्टिमेट करना एक तरह से डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये 4 पॉइंट आपको कवर हो जाते हैं अभी तक के। ठीक है, इसके अलावा जो इसको आप पढ़ सकते हो एक बार। अब अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक 1.5 वाला। तो इसके बाद जो अपन बात करने वाले हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करने वाले हैं। अब देखिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट में जो इंटेंट वर्ड है ये अपने आप में एक डेफिनेशन को जो है यहाँ पर छुपाए रखता है, क्योंकि इसमें जो है जो 4 पॉइंट यहाँ पर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज, ये सारे पॉइंट जो है इस इंटेंट में ही कवर होते हैं। और मतलब एक तरह से इंटेंट इन सभी का पार्ट है, ऐसे अपन कह सकते हैं। और इंटेंट का अगर आप डिक्शनरी वर्ड देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि इंटेंट का मतलब होता है एक माइंड सेट का होना, एक अटेंशन होना, या फिर किसी चीज़ को समथिंग किसी पर्पस के लिए जो आप एक तरफ से अग्रसर हो जाते हैं, फिर उसको जो यहाँ पर गोल बनाकर अपन फ्यूचर की तरफ सोचते हैं, तो वो चीज़ अपन इंटेंट के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इंटेंट का बेसिक मीनिंग देख लिया जो डिक्शनरी वर्ड होता है। अगर उसको स्ट्रेटेजी के साथ जो यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसी को डिफाइन करते हैं यहाँ पर बताया गया है कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो यहाँ पर रेफर करता है एक ऐसा पर्पस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके एफर्ट्स को बताता है, और जो सीनियर मैनेजर जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको जो है एक्सप्रेस करने का भी जो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, जिसमें क्या क्या डिफाइन किया जाता है। वाई दे वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, मतलब कंपनी क्या करना चाहती है, और वाई दे वांट टू डू मतलब कंपनी ऐसा क्यों करना चाहती है। तो ये दो बातें जो यहाँ पर अपने इंटेंट में डिसाइड हो जाती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इंटेंट जो यहाँ पर जो कंपनी की फ्यूचर सक्सेस है, कंपनी के आने वाले सालों में जो भी सक्सेस उसको मिलने वाली है, उसको जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ स्ट्रेटेजिक इंटेंट ही बताता है। ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ कैसे रहने वाली है एंटरप्राइज की, उसको जो प्रॉपरली यहाँ पर क्लियर करता है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इसके बाद जो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ पर्सपेक्टिव, यानी कि एक माइंडसेट प्रोवाइड करता हो कि कंपनी का विजन क्या होगा लॉन्ग सेट। जो अपन ने बात की 4 पॉइंट होते हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और जो अब ये एक नया पॉइंट और ऐड हुआ है वैल्यू वाला, तो वो चीज़ अपन इस स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ही कवर करते हैं। मतलब स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो इन सब का एक पार्ट होता है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक आइडिया देता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसे होने वाला है और वो कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन वगैरह भी बताता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क कि आपको प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन किस ओर जाना है आपको, और कौन कौन से जो है अचीव करना है आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो कि पहले एंटरप्राइज द्वारा डिसाइड कर लिए जाते हैं। अब देखिए एक एक करके अपन देखने वाले कि जो विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव और साथ ही में वैल्यू वाला नया पॉइंट जो ऐड हुआ है वो क्या डिफाइन करते हैं, मतलब एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है, और वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट से ही कैसे लिंक करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो नया पॉइंट ऐड हुआ है वैल्यू और वैल्यू सिस्टम वाला, जिसको अपन दो अलग अलग नाम से जानते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है, और अच्छे से अगर समझ जाते हो आप तो उसको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस बार आपके वैल्यू और वैल्यू सिस्टम वाला पॉइंट भी नया है, तो एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है उसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन, इसमें क्या क्या पॉइंट कवर होते हैं। तो नीचे ही नीचे आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, जिसमें कवर करते हुए ये विजन भी इसमें कवर होता है। मतलब ये जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है वो रिलेट करता है विजन से भी, वो रिलेट कर रहा है यहाँ पर मिशन से भी, और वो रिलेट कर रहा है यहाँ पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से। अब आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये जो पूरा गोला है इसमें अगर आप कॉमन चीज़ देखो तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, अगर मिशन वाला गोला देखो तो इसमें भी कॉमन चीज़ क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, अगर विजन वाले में भी देखो अगर आप, तो वो कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पर, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का होना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाओ, मिशन बनाओ, विजन बनाओ, से भी पहले। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट से यहाँ पर गोल्स, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वगैरह की आप कल्पना कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि कैसे रिलेट करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट से चारों पॉइंट। अब एक एक करके इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजन की। तो विजन जो एक तरह से ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट कैसे होता है कि जो फ्यूचर के बारे में अपन को बताता है,
वो एक ब्लूप्रिंट अपन कच्चा छिट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो जो यहाँ पर एक प्रोवाइड करता है अपन को विजन। और विजन में अपन क्या क्या बातें करते हैं, जो कंपनी की फ्यूचर पोजीशन होने वाली। अभी करंट में तो अपन बात नहीं करेंगे, करंट में जो अपन खड़े हैं, करंट में विजन मिशन विजन जो यहाँ पर लिखकर अपन ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या होने वाली है। तो फ्यूचर पोजीशन को यहाँ पर टारगेट किया जाता है अपने विजन वाले टॉपिक में, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, मिशन पर। अब देखिए विजन में अपन ने देखा कि अपन ने बात की है फ्यूचर की। अब जो मिशन है उसमें बात की जाती है फर्म की जो यहाँ पर प्रेजेंट की। प्रेजेंट में अपन डिसाइड करते हैं कि कंपनी कहाँ पहुँचना चाहती है, और उसके जो यहाँ पर जितने भी तरीके हैं उन सभी तरीकों को जो यहाँ पर मिशन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो मिशन में क्या, मिशन सबसे पहले क्या डिटरमाइन करता है कि फर्म का एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है और उसके गोल्स क्या है, वो कहाँ पर पहुँचना चाहता है, उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करता है अपने मिशन का स्टेटमेंट, और उसके एग्जिस्टेंस को भी बताता है कि कंपनी इस जो फर्म है उसमें, उस इंडस्ट्री में या फिर उस एरिया में जो यहाँ पर उसका एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या है, ये सब बातें अपने मिशन स्टेटमेंट करता है, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़, एक्टिविटीज़, कस्टमर फोकस, अपना रोल जो है सोसाइटी में वो भी क्या है। तो ये बात कर रहा है अपने प्रेजेंट सिचुएशन से, ठीक है। और विजन जो है बात कर रहा है कहाँ के, और मिशन बात कर रहा है क्यों, करके कंपनी या फिर फर्म इस बिजनेस में क्यों है, इस एंटिटी या फिर इंडस्ट्री में क्यों है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है अलग अलग टर्म नहीं है, मतलब अगर आप देखो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, पर जो नॉर्मली इसका टर्म दे रखा है, ऐसे जो डिफाइन किया हुआ है जहाँ पर भी इसको, वो एक साथ इंटरचेंजेबली जो है यूज़ कर सकते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अपन, जो बताते हैं अपन को कि कैसे अपन को बिजनेस करना है, ठीक है, कैसे अपन को आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी बताते हैं। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अगर अलग अलग टर्म्स में अपन देखें तो गोल्स जो है क्या करते हैं अपन को एंड रिजल्ट बताते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जिन भी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं उसके एंड रिजल्ट को जो है डिफाइन करते हैं अपने गोल्स। और ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर एक टाइम बेस्ड मेजरमेंट टारगेट्स होते हैं कि ये टारगेट्स है और इसके में मतलब इस समय तक जो है अपन को ये टारगेट जो है अचीव कर लेना है, तो वो चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है। पर देखिए जो नॉर्मल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो फ़र्क होता है इनमें दोनों में, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोनों को इंटरचेंजेबली अपन यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल चुका है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं है। पर अगर नॉर्मली अगर डिक्शनरी वर्ड अपन देखें तो डिक्शनरी वर्ड वाइज आप ये वाला डेफिनेशन उसका देख सकते हैं कि ये तो ऑर्गेनाइजेशन के जो यहाँ पर एंड रिजल्ट को बताता है गोल्स, और ऑब्जेक्टिव बताता है जो टाइम बेस्ड मेजरमेंट टारगेट्स होते हैं वो सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल चुका है अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी। इसको आप आगे अपन जो डिटेल से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की, वैल्यू या फिर वैल्यू सिस्टम। देखिए वैल्यू सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से वैल्यू सिस्टम जो भी अच्छी चीज़ें होती है ना, जो भी अच्छी चीज़ें करने का मन होता है, ठीक है, एक तरह से नॉर्मल वे में बता रहा हूँ मैं कि अच्छी चीज़ें करने का मन जो यहाँ पर वैल्यू सिस्टम जो यहाँ पर डिफाइन करता है। इसके अलावा अपन जो बुक की लैंग्वेज है उसके बारे में बात करना चाहें तो जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी गाइडेंस वगैरह दी गई है ऑर्गेनाइजेशन को कि उनके डिसीजंस कैसे होंगे, उनके एक्शंस कैसे होंगे, वो सब डिसाइड करते हैं अपने वैल्यूज़, एथिक्स जो अपन पढ़ते हैं वो सारे इस वैल्यू सिस्टम में ही कवर होते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जो कंपनी यहाँ पर जो अपने HP वे वाले सिद्धांत पे चलती है, तो HP वे में क्या बताया गया था कि 5 चीज़ों को जो यहाँ पर ध्यान में रखा गया था। इसमें क्या बातें बताई गई थी कि रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, आपको हर एक इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कर्मचारी क्यों ना हो, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करना। वैल्यू ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पर बताया गया है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी भी आप ऑडिट में भी पढ़ चुके हैं इंटीग्रिटी, ठीक है, तो वो इंटीग्रिटी भी यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। पावर ऑफ टीम वर्क, की टीम में काम करने का जो कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और साथ ही नीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर 5 पॉइंट्स यहाँ पर HP वे के अंदर जो यहाँ पर कवर किए थे। ठीक है, हैवलेट पैकवर्ड जो यहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं HP वे के नाम से इसको, जो अपन ने अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखा। ठीक है, अब जो ये डायग्राम तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप जो एक एक पॉइंट यहाँ पर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के उसको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन विजन की। तो विजन में अपन ने पता कर लिया कि विजन में अपन क्या बात करते हैं कि अपन को कहाँ जाना है, कंपनी की फ्यूचर पोजीशन कहाँ होगी। तो ये रिलेट किससे करता है, फ्यूचर से। और विजन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो कि आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है या फिर MCQ के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि इसके जो विजन स्टेटमेंट क्या बताता है कि वेयर वी आर टू गो, कंपनी को कहाँ जाना है, ये सब ये जो है विजन स्टेटमेंट यहाँ पर बताता है। और स्ट्रेटेजिक विजन जो है
अगर उसमें स्ट्रेटेजी जोड़ दी जाए, स्ट्रेटेजिक विजन जो है यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन डिसाइड करता है कंपनी की जो फ्यूचर में होने वाली, ठीक है। उसके बाद जो है हेनरी फोर्ड, आपको पता होगा कि गाड़ी आती है, एक कार आती है जिसका नाम फोर्ड है, ठीक है। तो फोर्ड में जो उसके यहाँ पर हेनरी फोर्ड है जो फोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो फोर्ड का एक विज़न था कंपनी का, जो फोर्ड कंपनी थी, ठीक है। तो उनका एक विज़न था कि सभी व्यक्ति जो भी है हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, हर व्यक्ति के गैराज में जो यहाँ पर एक कार जो है ज़रूर होनी चाहिए। ये उनका क्या था, विज़न था। अब उन्होंने बात की है होनी चाहिए, उन्होंने ये नहीं बोले कि हर व्यक्ति के घर में एक गैराज में एक कार है, उन्होंने बोला था होनी चाहिए, यानी कि वो रिलेट करिए फ्यूचर वाले पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से विजन की कैटेगरी में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है HDFC बैंक, LIC और एप्पल वगैरह कंपनी की जगह पर उनके भी विजन स्टेटमेंट है, आप उनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए। तो आगे अपन देखेंगे उसका एग्जांपल। अभी अपन बात करते हैं स्ट्रेटेजिक विजन की, कि उसमें क्या क्या एसेंशियल पॉइंट होने चाहिए। स्ट्रेटेजिक विजन अपन ने देख लिया, देखिए विजन तो नॉर्मली बात की है अपन ने, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। और स्ट्रेटेजिक विजन में जो है क्या क्या एसेंशियल पॉइंट जो आपको ध्यान रखने होते हैं, वो क्या क्या पॉइंट है, के बारे में अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें चैलेंजिंग रहता है एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाना, उसको सोचना, क्रिएटिवली सोचना, कुछ नया सोचना, जो कि जो है जो वर्तमान में अपने वो चल रहा है, जो भी कंपटीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें सोचना, क्रिएटिव सोचना, एक तरह से चैलेंजिंग है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक विजन एक चैलेंज के तौर पर लिया जाता है। इसके बाद जो है फॉर्मिंग एज स्ट्रेटेजिक विजन, स्ट्रेटेजिक विजन बनाना ही एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है। थर्ड में अपन देखेंगे कि एक वेल स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर्ड स्ट्रेटेजिक विजन जो यहाँ पर जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें एंथुसियाज्म यहाँ पर क्रिएट करता है, एक तरह से उत्साह क्रिएट करता है। और फोर्थ में अपन देखेंगे कि जो बेस्ट वर्ड होता है विजन स्टेटमेंट का, जो कि क्लियरली जो है यहाँ पर डिस्क्राइब करे या फिर इल्यूमिनेट्स करे यहाँ पर कि कंपनी की डायरेक्शन क्या होने वाली, कंपनी फ्यूचर में कहाँ होने वाली है, ये जो है विजन स्टेटमेंट के एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने। चैलेंज वाला रेड हाईलाइटेड मैंने यहाँ पर वैसे तो कर दिया है कि चैलेंज होता है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक विजन बनाना, और इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का काम होता है स्ट्रेटेजिक विजन का फॉर्मेट बनाना, ठीक है। और जो यहाँ पर आर्किटेक्चर स्ट्रेटेजिक विजन बनाया जाता है उस वो मेंबर्स के बीच में एंथुसियाज्म क्रिएट करता है, और साथ ही एक डायरेक्शन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करता है, क्या, स्ट्रेटेजिक विजन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक विजन पॉइंट अपन कवर कर चुके हैं। इसी तरह मिशन है अपने, जिसमें अपन बात करते हैं कि आप यहाँ हैं किस लिए, मतलब किस लिए अपन इस जो नॉर्मल नॉर्मल बिजनेस है, कंपनी या फिर एंटिटी उस बिजनेस में क्यों आई है, उसको अपन बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ फर्म जो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से फेल क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका कोई विजन मिशन स्टेटमेंट नहीं होता है, कि उन्होंने क्लियरली स्टेट कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं कर रखी कि वो क्या है, वो फ्यूचर में क्या होना चाहती है। तो इसीलिए जो यहाँ पर नॉर्मली जो फर्म्स है वो फेल हो जाती है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर बताया गया बिजनेस डेफिनेशन, जो कि एक पहले पॉइंट था पिछले सिलेबस में आपके, पर अभी जो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ पर आपको एक वर्ड यहाँ पर उसका दिया हुआ, ठीक है। और बिजनेस डेफिनेशन के अलावा एक और पॉइंट था आपके, वो भी रिमूव किया गया है। ये तो ये एक अपॉर्चुनिटी अपन को प्रोवाइड करता है फॉर्मुलेट करने में स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो जो नॉर्मल फर्म्स थे वो फेल क्यों होती थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि फॉर्मूले जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है वो कैसे किया जाए, उनमें वो जो है यहाँ पर फंबल यानी कि संकुचित यहाँ पर रहती थी। और इसका एक मिशन स्टेटमेंट भी, मतलब एक मिशन स्टेटमेंट जो कि एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कहलाता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको कवर करने होते हैं उसमें। तो एक एक पॉइंट जो है आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर दी हुई है, गम्स TFT, ठीक है। तो गम्स TFT से इसको आप याद रख सकते हो। और जो हाईलाइटेड पॉइंट है हर एक वर्ड का, उस की वर्ड को जो है मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए यूनैनिमिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है मिशन स्टेटमेंट में, एक स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड हो जाता है कि जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड मतलब एक तरह से आपको कि इसको इसके ऊपर जो अपन को नहीं जाना, इसके नीचे भी नहीं जाना, इसको देखते हुए काम करना, एक इस तरह से स्टैंडर्ड प्रोवाइड हो जाता है। एक मोटिवेशन का भी काम करता है मिशन स्टेटमेंट, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक जनरल टोन भी सेट करता है, ठीक है। और
जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो सर्व होता है एज अ फोकल पॉइंट, फोकल यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द आइडेंटिटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी के डायरेक्शन में उसका पर्पज़ क्या है उसको डिसाइड करने के लिए। और जो यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट होता है वो ट्रांसलेट करता है, मतलब वो डिफाइन करता है अच्छी तरीके से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कंपनी के। और जो लास्ट में दिया हुआ है कि ट्रांसलेट ऑफ दो दीज पर्पज़, जो ये ट्रांसलेशन करता है ये पर्पज़ क्या है कंपनी का, उसको अच्छे वे में यहाँ पर कम्युनिकेट करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को। तो इस तरह से जो यहाँ पर गम्स TFT करके इसको आप याद रख सकते हैं। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक भी जो यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दी हुई, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपनी बुक में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, देखिए आपको नॉर्मल इसमें क्या करना है, जो विजन मिशन अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें ये जो ऐसे वाले पॉइंट है उनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, सीधे सीधे जो यहाँ पर एग्जाम में पूछ ली जाती है। और जैसे जैसे यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट में इसकी थोड़ी बहुत लाइनें आपको याद रखनी है, और जैसे ये पॉइंटर वाले जैसे भी टॉपिक आते हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट भी जो है सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर HDFC के, LIC के, एप्पल के, जो कि मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं। और लास्ट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि कुछ पॉइंट जो आपको राइटिंग, मतलब जब भी आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हो, रिटर्न करते हो, तो उसको क्या क्या पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो ये 3 पॉइंट जो उसमें कवर होते हैं। एक अच्छा स्टेटमेंट लिखना, मिशन स्टेटमेंट लिखना, उसमें क्या क्या नई चीज़ होनी चाहिए, इन 3 चीज़ों को जो आपको अच्छे से ध्यान देना है, इसको याद भी करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ आवर मिशन और व्हाट बिजनेस वी आर इन, मतलब कौन से बिजनेस में है और हमारा मिशन क्या है, ये चीज़ें कौन कैसे कैसे डिसाइड होती है। तो कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसके बेसिस पर अपन को जो आंसर देने पड़ते हैं जब डिफाइन हो जाता है अपने कि मिशन स्टेटमेंट कैसे होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज़ आवर मिशन, अपना मिशन क्या है, अपना अल्टीमेट पर्पज़ क्या है, कंपनी जो है कैसे होनी चाहती है, फ्यूचर की बात की गई यहाँ पर, काइंड ऑफ ग्रोथ कि किस तरह की वो ग्रोथ पाना चाहती है, कौन से बिजनेस में कंपनी अभी है, और जो है उसकी एक्यूरेसी, मतलब जिस बिजनेस में भी है वो क्या वो करेक्ट बिजनेस में है, और क्या मतलब जो उसने डिसीजन लिया इस बिजनेस में रहने का उसकी एक्यूरेसी आपको बतानी कि आप करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। और इंटेंट यहाँ पर बताना ज़रूरी होता है, ह्यूमन नीड्स जो आप ऑफर करने वाले हो उस बिज़नेस से, तो वो चीज़ें आपको बतानी है, पर्टिकुलर बिजनेस बताना आपको, कंपनी कैसे होने वाली फ्यूचर में वो बताना है, और जो बिज़नेस कैसा होने वाला है कंपनी का फ्यूचर में वो भी आपको कम्युनिकेट करना है। तो इस तरह मिशन स्टेटमेंट में क्या क्वेश्चन जो यहाँ पर डेवलप होते हैं वो क्वेश्चंस के बेसिस पर ही आपका मिशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ और भी देख सकते हैं आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में जहाँ पर दिया हुआ है कि जो क्वेश्चंस रेज किए थे ड्रकर और लेविट ने, उन्होंने जो मतलब एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बाद में जाकर जो अडॉप्ट किए गए। जब उन्होंने स्टेटमेंट दी ये माने नहीं गए थे इंडस्ट्री के द्वारा, पर जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप हुई, जैसे जैसे उनके स्टेटमेंट को देखा गया, तो उनको लगा कि हाँ इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बाद में उनको अडॉप्ट भी किया गया और उसके अकॉर्डिंग जो है इनको अभी तक भी माना जाता है ड्रकर और लेविट वगैरह है, इनकी जो स्टेटमेंट दी हुए हैं कि एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, एक विजन स्टेटमेंट होना चाहिए, ये बातें जो है बाद में मानी गई। इन अदर वर्ड्स मिशन इज ए ग्रैंड डिज़ाइन ऑफ फर्म्स फ्यूचर, मतलब फर्म के फ्यूचर का एक डिज़ाइन जो है प्रोवाइड करता है मिशन स्टेट। आगे जो है नॉर्मली बात की गई, देखिए जो एग्जांपल अपन को गिवन किया गया कि इंडियन ऑयल है, उनका प्रोडक्ट ओरिएंटेड आंसर कैसा है, मार्केट ओरिएंटेड आंसर कैसा है, और ये आंसर क्या बता रहा है अपन को, उनका मिशन। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की। गोल्स ओपन एंडेड होते हैं नॉर्मल टर्म्स में, और ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। वैसे तो दोनों इंटरचेंजेबल यूज़ ले सकते हैं अपन, मैं ऊपर भी आपको पता है कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं है, पर ऐसे नॉर्मल टर्म्स में अगर अपन देखें तो गोल्स तो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या डिसाइड करते हैं कंपनी का फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर स्टेट बताते हैं उसकी। और ऑब्जेक्टिव जो है क्लोज एंडेड होते हैं, जो कि स्पेसिफिक टर्म के यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल अपन ने टर्म देखा है, पर अपन जो इसको इंटरचेंजेबली भी यूज़ लेते हैं, ठीक है। गोल्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, दोनों तरह के जो यहाँ पर गोल्स डिसाइड किए जाते हैं एज़ पर कंपनी की सिचुएशन, जैसी होती है उसकी सिचुएशन। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो नेक्स्ट चीज़ कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो अपन बात करते हैं वो कंपनी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसकी एक ट्रिक भी यहाँ पर दी हुई, देखिए डॉक्टर FM चिंटू 4 पिंटू 2, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है डॉक्टर FM चिंटू 4 पिंटू 2, ठीक है। टी का ये याद रखना है, पी याद रखना है, D और R, F और M, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे अपन एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पर याद रखेंगे।
तो डी में अपन देखेंगे डिफाइन करता है कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेशनशिप, एफ से फैसिलिटेटिव टूवर्ड अचीवमेंट, पी से अपने आ जाएगा प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग, फिर पी से यहाँ पर आ जाएगा कि प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर सी से कंसंट्रेट करता है एक स्पेसिफिक चीज़ पे, आर से अपन देखेंगे कि जो रिलेट करता है यहाँ पर टाइप फ्रेम से, और एम से मेजरेबल होता है, सी से चैलेंजिंग भी होता है, और सी से जो है को रिलेट भी करता है ईच अदर से, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो को रिलेट करते हैं ईच अदर से, और जो लास्ट वाला सी है उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी रहती है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से इसको आप याद रखने के लिए डॉक्टर एफ एम, चिंटू 4 और पिंटू 2 ऐसे याद रख सकते हो। इसमें डी आर एफ एम कीवर्ड है और सी वाला भी कीवर्ड है और पी वाला भी कीवर्ड है, बाकी ऐसे छोड़ सकते हैं आप नॉर्मल, ठीक है। और ये जो लाइन है यहाँ पर दे शुड वाली ये कॉमन है, ये चीज़ आप लगा सकते हो, वैसे सभी में लगा सकते हो, पर ऐसे यहाँ पर जो कॉमन लाइन थी वो मैंने यहाँ पर अलग से हाईलाइट करके दे दी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो अपन ने पहली बात करी है गोल्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये वाली बात अपन पहले कर चुके हैं। और जैसे ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स तो अपन बात करते हैं वैसे नॉर्मल फ्यूचर के परस्पेक्टिव से, तो वही चीज़ यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिफाइन की है इस वाले पैराग्राफ में। देखिए आगे जो बात करी गई है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई कि जो अपन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या जो है 7 एरियाज़ पर अपन को ध्यान देना पड़ता है। जब भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है 7 एरिया पर मेनली फोकस करके बात की जाती है। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी, फिर प्रोडक्टिविटी, फिर कंपनसेशन जो कम्पिटिटिव पोजीशन होती है, फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फिर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फिर लास्ट में 2 और आते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसको भी याद रखने के लिए CTP3E2, ठीक है, CTP3E2 आप ऐसे बोलते हो नॉर्मल टर्म्स में कि सिटी पिट्टी कुल, तो उससे आप याद रख सकते हो सिटी पिट्टी P3 मतलब पिट्टी P3, ठीक है, इससे रिलेट कर रहा है। और लास्ट में E2 वाले 2 वर्ड अपन ने देख लिए, P3 P 3 जगह आ रहे हैं और जो CT है यहाँ पर 2 जगह आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट इसको याद रख सकते हो। अब लास्ट में अपन देखेंगे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि अपन को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो कैसे रिलेट करते हैं यहाँ पर एक दूसरे से। तो अपन जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं वो छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बने हुए होते हैं उसका ये एक रिजल्ट होता है कि अपन को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो पाए। मतलब जब भी अपन बात कर रहे हैं कि अपन को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए अपन को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ही बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखोगे कि कैसे वो रिलेट करता है, तो ये रिलेट ऐसे करता है कि शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ते हैं, तभी जाकर आप उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आपके ये लाइन डिफाइन कर रहा है। और जो नेक्स्ट अपने वैल्यूज़ की बात की गई है तो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है, एथिक्स वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी। जैसे कि एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है टाटा ग्रुप्स का, ठीक है। टाटा ग्रुप्स में जो जो अपने रतन टाटा है, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन भी है, साथ ही ईमानदार भी है, दयालु भी है और दानवीर भी है। क्योंकि आपने कुछ सिचुएशन यहाँ पर देखी होगी, कोविड-19 सिचुएशन जब भी आई थी तो उन्होंने जो है बहुत सारे दान मतलब जो एक तरह से बहुत सारी डोनेशन वगैरह की थी ताकि पब्लिक का जो यहाँ पर पब्लिक की हेल्प हो सके। तो इस तरह से जो है ये सारे जो है वैल्यूज़ के अंदर ही ये जो पॉइंट है वो सारे वैल्यूज़ के अंदर ही कवर होते हैं। और एथिक्स वगैरह जो बात की जाती है, वैल्यूज़ वगैरह जो बात की जाती है, ये भी जो है अपने वैल्यूज़ के पॉइंट के अंदर ही कवर होते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन ने देख लिया कि जो वैल्यू होता है एक ब्रॉड टर्म है जिसमें अपन हर एक पॉइंट को कवर करते हैं, चाहे वो इंटेंट हो, विज़न हो, मिशन हो, गोल्स, ऑब्जेक्टिव हो, हर एक पॉइंट को जो है वैल्यूज़ के अंदर कवर किया जाता है। मतलब ब्रॉड ओवरव्यू जो कि हर एक से रिलेट करता है वो जो यहाँ पर वैल्यू वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि और नॉर्मली एक एग्जांपल पे यहाँ पर दिया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ प्रेफर करेंगे किसके साथ काम करना, ऐसे एम्प्लॉय के साथ जो कि उसके साथ वैल्यूएबल रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो कि उसके पास जो यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है रिलेट कर पा रहा है, तो उसके साथ जो यहाँ पर जो ज़्यादा काम करने के लिए रिलेट कर पाएगा, मतलब ज़्यादा काम कर पाएगा उसके साथ, वो बीच में छोड़कर उसको नहीं भागेगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे करके आपको दिया हुआ है। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, लॉट ऑफ वैल्यूज पुट इन एक्शन जब कोविड-19 पैंडेमिक यहाँ पर आया था। वो रतन टाटा वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया, और साथ ही एक एग्जाम्पल HDFC बैंक का भी दिया हुआ है कि उनके क्या क्या वैल्यूज़ है, एक्सीलेंस, कस्टमर फोकस, और साथ ही प्रोडक्ट लीडरशिप, पीपल और सस्टेनेबिलिटी। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं HDFC बैंक की तरफ से भी, ठीक है। और इंटेंट और वैल्यू में यहाँ पर अब आपको डिफरेंस भी
पुटअप करके यहाँ पर पूछा गया कि इंटेंट और वैल्यू क्या अलग अलग है या फिर दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है या फिर अलग है तो कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको दूँ कि जो वैल्यू होती है अपने पास, उस वैल्यू का एक छोटा पार्ट अपन बोल सकते हैं, उस छोटे पार्ट में से जो है अपना इंटेंट निकल कर आते हैं। क्योंकि ऊपर अपन ने बात की थी कि वैल्यू जो है यहाँ पर उस सभी से रिलेट करते हैं क्या, चाहे से विजन हो, मिशन हो, गोल्स ऑब्जेक्टिव हो, ऐसे अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट हो, वो सब कवर होते हैं अपने वैल्यू के अंदर ही। मतलब ये जो छोटे छोटे गोल अपन ने देखे थे ऊपर डायग्राम फॉर्म में जो ऊपर बनाया हुआ था चार्ट, तो वो सारे वैल्यू वाले पॉइंट में ही कवर होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेंट है इस वैल्यू का ही पार्ट है, इससे कुछ अलग नहीं है। और अगर नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो ये जो वैल्यू और इंटेंट है तो अलग अलग पहलू है, मतलब दो अलग अलग हैंड्स में है। जैसे कि वैल्यू अलग है, इंटेंट अलग है, हर एक को अलग अलग तरीके से ही सोचना पड़ता है, ठीक है। और नॉर्मल अगर सेंस में देखा जाए तो वैल्यू का पार्ट ही अपने इंटेंट होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग भी होते हैं और वैल्यू का पार्ट ही इंटेंट भी होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट अपने बचा है स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लेवल होते हैं। तो 3 लेवल नॉर्मली पाए जाते हैं, टॉप, मिडिल और जो लास्ट लेवल होता है बॉटम लेवल। तो ये 3 लेवल ही होते हैं। तो अपन नॉर्मली 3 तरीके से बांटते हैं, इसको नाम अलग दिया गया है बस। जो बिजनेस में आप पढ़ के आ चुके बिजनेस मैनेजमेंट में पहले, वो नॉर्मल टर्म है बस। ये सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट लेवल, जिसको अपन टॉप लेवल भी बोलते हैं। फिर बिजनेस लेवल आता है, फिर फंक्शनल लेवल आता है। बिजनेस लेवल को मिडिल लेवल भी बोला जाता है, फंक्शनल लेवल को अपन यहाँ पर फंक्शनल लेवल ही बोलते हैं, या फिर बॉटम लेवल भी जिसको बोला जा सकता है, ठीक है। इस तरह से 3 कॉर्पोरेट लेवल बांटे जाते हैं एक बिजनेस में, और सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। वो एक एक करके अपन देखने वाले हैं। अब जो टॉप लेवल होता है कॉर्पोरेट लेवल, उसका काम क्या होता है और उसमें कौन कौन चीज़ें, कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कौन कौन व्यक्ति, ये सब आपको ऐसे ध्यान रखना है नॉर्मल टर्म्स में, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे किसकी, कॉर्पोरेट लेवल की। तो कॉर्पोरेट में अपने सीईओ इंक्लूड होता है, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ वगैरह इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा सिर्फ नॉर्मल जो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो है, आपको ध्यान रखना है और वो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद जो डिविजनल मैनेजर होता है, डिविजनल मैनेजर आगे अपन देखेंगे चार्ट वाइज कि एसबीओ कैसे वर्क करता है, एसबीओ होता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल में क्या ध्यान रखना है कि कौन कौन इंक्लूड है और उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और इसके बाद जो कॉर्पोरेट लेवल का एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, वो चीज़ आप पढ़ सकते हो। मतलब सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वो सीधा सीधा कि कॉर्पोरेट जो लेवल है वो क्या है, उस पर कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, वो चीज़ आपसे सीधी सीधी पूछी जा सकती है। इसके बाद जो अपन बात करेंगे, कॉर्पोरेट लेवल की बात हो चुकी है, बिजनेस लेवल की बात करते हैं। तो बिजनेस लेवल में क्या करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ वगैरह टॉप लेवल पर बनाई जाती है वो जो यहाँ पर बिजनेस लेवल के साथ ही जो है साझा की जाती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो बिजनेस लेवल जो है इंश्योर करता है पर्टिकुलर बिजनेस को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है। इसमें अपन क्या देखते हैं कि हर एक जो बिजनेस लेवल है वो कुछ डिवीज़न में भी यहाँ पर डिवाइडेड होता है, जिसको जो अपन ने यहाँ पर बात की थी ऊपर कि एसबीयू क्या होता है। तो एसबीयू में जो है एक जो भी बिजनेस है उसकी अलग अलग जो यहाँ पर यूनिट्स निकाल दी जाती है। अलग अलग जो यूनिट्स है उसका काम अलग अलग होता है, अलग अलग बिजनेस होता है जिसके अलग अलग कंपिटिटर्स होते हैं यहाँ पर, और अलग अलग जो है उसको सेपरेटली मैनेज ऑर्गेनाइज वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस जो कॉर्पोरेट के बाद जो बिजनेस लेवल है मैं यहाँ पर उसके एग्जांपल दिए हुए फाइनेंस, परचेजिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग वगैरह जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बिजनेस लेवल में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आता है अपने पास फंक्शनल लेवल, जिसमें अपन क्या क्या पॉइंट्स कवर करते हैं, एचआर, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन। मतलब ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर कवर की जाती है। तो इस तरह से अपना फंक्शनल लेवल भी कवर हो जाता है। एसबीयू मैंने आपको बता ही दिया कि मेन जो यहाँ पर ऊपर वाला हेड है उसमें से अपन डिवाइड कर देते छोटे छोटे हेड, और ये जो अलग अलग हेड है उसका अलग अलग जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, अलग अलग इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अलग अलग जो है इनको मैनेज सुपरवाइज वगैरह किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है अप्रोच, दो अप्रोच यहाँ पर निकल कर आती है अपनी, टॉप टू बॉटम अप्रोच, बॉटम डाउन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, दो अप्रोच यहाँ पर निकल कर आती है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या किया जाता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो जो ऊपर वाला हेड है, जो मेन हेड है ऊपर ही ऊपर, ठीक है, उस ऊपर ही ऊपर हेड द्वारा सारे डिसीजन सोलली लिए जाते हैं, अकेले लिए जाते हैं। में किसी भी मिडल या फिर बॉटम की जो है हेल्प नहीं ली जाती। और फिर आता है सेकंड वाला बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या किया जाता है, जो भी डिसीजन मेकिंग की जाती है उसमें सभी टीम्स चाहे वो किसी भी लेवल को, सभी को अप्रोच किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बाद जो कुछ नेटवर्क रिलेशनशिप अपन को बताया गया है 3 लेवल्स पर,
ठीक है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो यहाँ पर वो पाए जाते हैं अपने पास नेटवर्क, या फिर जिसको अपन यहाँ पर डिवीज़न के नाम से मैट्रिक्स वगैरह अलग अलग चीज़ें अपन आगे जाकर देखेंगे। तो 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पर नेटवर्क के, जो रिलेशनशिप रहता है डिफरेंट लेवल्स के बीच में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल के बीच में। तो वो कैसे यहाँ पर वर्क करता है देखिए, 4 तरह के जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फंक्शनल लेवल, डिविजनल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल और मैट्रिक्स लेवल। ये 4 रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेंगे, जिसको अपन ऐसे समझने वाले डायग्राम के फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल लेवल की। तो फंक्शनल लेवल में एक मेन सीईओ होता है, के अंडर जो है 3 हेड हो गए, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, सर्विस हो गया। और ये डिसाइड करते हैं ये जो बिजनेस है वो एक ही तरह के बिजनेस को संभाल रहे हैं, और उसको जो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो जो यहाँ पर एक एक करके कवर की जाती है। ठीक है। और यहाँ जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्पिटिटर्स एक ही है। मान के चलो आप जो है किस तरह के बिजनेस में हो, मान के चलो आप फर्नीचर वगैरह के बिजनेस में हो, फर्नीचर वगैरह आप चला रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी मार्केटिंग है, सेल्स है और सर्विसेज है, वो एक ही सीईओ के अंडर है। ठीक है। बात करते हैं अगर डिविजनल की, एसबीयू की, तो डिविजनल में क्या होता है कि अलग अलग जो यहाँ पर कंपनी के होते हैं, मतलब कंपनी के जो यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, सेपरेट डिवीज़न होते हैं, और उसमें जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम गुड्स हो गए, एसेसरीज हो गई। तो इनकी जो अलग अलग मार्केटिंग की जाती है, अलग अलग सेल्स की जाती है, अलग अलग सर्विस की जाती है। वैसे ही होम गुड्स की अलग अलग मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अलग अलग सेल, मार्केटिंग, सर्विस होती है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अलग कॉम्पिटिटर्स होंगे, होम गुड्स से उनके अलग कॉम्पिटिटर्स होंगे, एसेसरीज हैं जो मोबाइल एसेसरीज या फिर लैपटॉप एसेसरीज वगैरह, उनके अलग कॉम्पिटिटर्स होंगे। तो ये डिफरेंस होता है अपने डिविजनल और फंक्शनल में। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपने पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हर एक जो डिवीज़न रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम गुड्स हो गया, एसेसरीज हो गया, एक तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में जो ये एक तरह से जुड़े हुए रहते हैं, और इनके रिलेटेड जो भी मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस की जाती है, वो एक ही मेन हेड से जो यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखा कि सबकी अलग अलग जो है मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस वगैरह होती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक ही मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस वगैरह की जाती है। ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल अपना आता है, जो अपन ने बीच में देखा था कि इसमें इस तरह का पूरा प्रोडक्ट मैनेजर कैसे काम करेगा, वो प्लानिंग करेगा, रिसर्च करेगा, डिज़ाइन करेगा, बिल्डिंग वगैरह देखेगा, और फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह करेगा, फिर उसको कस्टमर तक पहुँचाएगा। इसी तरह जो है प्रोडक्ट मैनेजर जो सेकंड है वो काम करेगा। ठीक है। तो उसको जो यहाँ पर एक टीम के अंदर जो यहाँ पर बैठा दिया जाता है सारा काम, वही देखेगा, वो टीम का हेड जो भी उसको असाइन किया गया। उसके बाद जो प्रोसेस यहाँ पर बताएगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वो जो है जैसे ही वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाती है उसको कस्टमर तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से अपने 4 लेवल देखिए। ठीक है। तो ये 4 लेवल भी अपने कवर होती है, और अपने चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है। आपको होप सो समझ में भी आ चुका होगा कैसे कैसे अपन ने समझाया यार एक टॉपिक। और आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।